नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी ओशियन में। आज हम सतपुड़ा के जंगल भवानी प्रसाद मिश्र की आपके सिलेबस में लगी हुई दूसरी कविता है। इससे पहले जो कविता थी गीत फरोश, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। सतपुड़ा के जंगल ये भी गीत फरोश काव्य संग्रह में संकलित की गई है और जिसका प्रकाशन वर्ष है 1956। ठीक है, तो अगर संकलन की बात की जाए, काव्य संग्रह की बात की जाए, तो गीत फरोश में ये शामिल है सतपुड़ा के जंगल, और गीत फरोश का समय है 1956। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा सन 1949 में संपादित और 1951 में प्रकाशित दूसरा ताड़ सप्तक में कौन शामिल है? भवानी प्रसाद मिश्र जी। तो सतपुड़ा के जंगल कविता भी उसमें सम्मिलित है। यह कविता मिश्र जी के प्रसिद्ध काव्य संग्रह गीत फरोश में संकलित है। सतपुड़ा के जंगल मिश्र जी की बहुचर्चित कविताओं में से एक है और प्रकृति के साथ गहन रागात्मक एवं अत्यधिक जुड़ाव और सबसे बढ़कर विंध्य प्रदेश की माटी की उर्वर आदिम महक से जुड़कर इस कविता की संप्रेषणीयता द्विगुणित हो जाती है। इसलिए सतपुड़ा के जंगल अपनी एक विशिष्ट अनगढ़ता एवं उलझाव के बावजूद प्राकृतिक युगबोध से जुड़े नवीन संदर्भों की तलाश करती हुई सी प्रतीत होती है। यह कविता प्राकृतिक सौंदर्य को उकेरने वाली रचना है। मिश्र जी ने यह कविता सन 1939 में बैतूल शहर से सटे सोना घाटी पहाड़ पर बैठकर लिखी थी। कहाँ पे? बैतूल शहर से सटे सोना घाटी पहाड़ है, वहां पर बैठकर लिखी थी मिश्र जी ने कविता, और वहां उसे एक शिलालेख पर अंकित कर हमेशा के लिए अमर कर दिया था। तो ये अमेजिंग पॉइंट मिलता है इस कविता के बारे में कि उस शिलालेख पर उन्होंने अंकित कर दिया था और वहां से ये कविता अमर हो जाती है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं सतपुड़ा के जंगल। सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं आंख मीचे। घास चुप है, कास चुप है, मूक शाल पलाश चुप है। बन सके तो धंसो इनमें, धस न पाती हवा जिनमें। सतपुड़ा के घने जंगल ऊँघते अनमने जंगल। सड़े पत्ते गले पत्ते, हरे पत्ते जले पत्ते। वन्य पथ को ढक से पंख दल में पले पत्ते। चलो इन पर चल सको तो, दलो इनको दल सको तो। ये घिनौने घने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। तो इसमें देखा जाए तो ये जो पंक्तियां लिखी हैं मिश्र जी ने, ये मध्य प्रदेश के एक पहाड़ी क्षेत्र सतपुड़ा के जंगलों का वर्णन किया है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में एक पहाड़ी है और सोना घाटी पहाड़, जिसका नाम भी अभी जिक्र किया था मैंने, सतपुड़ा के जंगलों का वर्णन उसमें किया है। तो यहाँ पर कवि जो है वो सतपुड़ा के जंगल की प्राकृतिक सुषमा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि सतपुड़ा के घने जंगल अपनी गहनता के कारण इस प्रकार दिखाई दे रहे हैं जैसे उनमें सूर्य की किरणें भी प्रवेश नहीं कर पा रही हों और वह अपने घने वृक्षों की झुरमुट छाया में ही निद्रा मग्न हो। मतलब इतने घने हैं कि उसमें सूर्य की एक रोशनी, एक सूर्य की किरण तक नहीं पहुंच पा रही है और वो लोग झुरमुट की छाया में ऐसा लग रहा है जैसे सो रहे हों, नींद में मग्न हो। इस जंगल में सभी ऊंचे और नीचे झाड़ शांत अवस्था में आंख मीच कर खड़े हैं। ऐसा लगता है कि सब आंख मीच कर, आंख मूंद कर खड़े हैं, शांत एकदम खड़े हैं। मतलब कि देखा जाए तो इसमें अर्थ चेतना अवस्था में प्रतीत हो रहे हैं। इस जंगल में घास, शाल, पलाश आदि सभी पेड़ पौधों ने इतना विस्तार पा लिया है कि अब वे अपने पास ना हवा को आने देते हैं तथा ना ही सूर्य के प्रकाश को, जिसके फलस्वरूप वे स्तब्ध भाव से आंखें नीचे किए हुए ऊँघ रहे हैं। मतलब इतने घने हो गए हैं। किस किस का वर्णन किया है? घास का, शाल एक पेड़ है, शाल का पेड़ है, पलाश का पेड़ होता है, तो वही बता रहे हैं कि इतने घने हैं कि उसमें बिल्कुल हवा भी नहीं जाने पाती है, सूर्य की किरण भी नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण सभी स्तब्ध भाव से आंख नीचे करके खड़े हैं, ऊँघ रहे हैं। कवि कहता है कि अगर किसी में हिम्मत हो तो इस घने अंधकार पूर्ण वन में प्रवेश करके देखो जिसमें हवा भी प्रवेश नहीं कर पा रही है। यहाँ पेड़ों से गिरने वाले पत्ते भी सूखे और गल गए हैं तथा कुछ हरे व जले पत्ते जंगल के मार्ग को पूर्णतः ढक चुके हैं। यदि तुम इस मार्ग पर चलने का साहस कर सको तो चलो इसमें। अगर तुम्हारे अंदर इतना साहस है कि इसके अंदर तुम जा सको तो चलो इसमें। चलो। चारों ओर नीरवता और नीरसता का वातावरण छाया हुआ है। इस प्रकार के पेड़ों तथा झाड़ों ने मानो मौन धारण कर लिया हो। ये स्तब्ध भाव से आंख नीचे किए हुए ऊँघ रहे हैं। ये घिनौने घने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊँघते घने जंगल।
तो देखा जाए तो बहुत ही स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया गया है, गेय है और तुकांत छंद का उत्कृष्ट देखने को मिलता है। इसमें प्रयोग बहुत अच्छी तरीके से किया है, अलंकारों का भी, उपमा और अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग है और अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग है। व्यंजना लक्षणा नहीं है, सीधे सीधे शब्दों को रख दिया है। आगे की पंक्तियां हैं, अटपटी उलझी लताएं डालियों को खींच खाएं, पैर को पकड़े अचानक प्राण को कसले कपाएं, सांप सी काली लताएं बला की पाली लताएं, लताओं के बने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल, मकड़ियों के जाल मुंह पर और सर के बाल मुंह पर, मच्छरों के दंश वाले दाग काले लाल मुंह पर, वात झंझा वहन करते चलो इतना सहन करते, कष्ट से ये सने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। तो क्या कहते हैं, अटपटी उलझी लताएं। तो इसमें बिंबों के माध्यम से सतपुड़ा के जंगलों की विशेषताओं का बहुत ही अद्भुत चित्रण देखने को मिलता है। कवि सतपुड़ा के जंगलों का वर्णन अत्यधिक गहनता में करते हुए कहता है कि बड़े बड़े शाल व पलाश की लताएं आपस में इतनी उलझ गई हैं कि उनको सुलझाना भी कठिन है। अटपटी उलझी लताएं, किसके पेड़ों का वर्णन किया था ना अभी, पलाश का और शाल का, ठीक है, और बड़ी बड़ी घास का इसमें वर्णन है। तो उसमें बताने इतनी उलझ गई हैं कि उनको सुलझाना भी कठिन है, जिसके फलस्वरूप यदि किसी व्यक्ति के पैर पर ये लिपट जाए तो उसे ऐसा लगेगा जैसे वह मृत्यु के अत्यंत समीप आ गया हो, और यही मृत्यु का आभास उसे कुछ समय के लिए कंपा देगा। ये लताएं सांप की भांति काली व लंबी हो गई हैं, इस कारण सूर्य की रोशनी वहां प्रकाश कर ही नहीं पा रही है, जिसके कारण वह सांप के समान काली प्रतीत हो रही हैं। इन वृक्षों की लताएं आपस में इस प्रकार उलझी हैं कि इनमें मकड़ियों के जाल बना लिए हैं, जो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे इन लताओं के मुख पर बालों का एक समूह बन गया हो। इन उलझी लताओं डालियों के कांटे मच्छर के दंश से भी अधिक नुकीले बन गए हैं। ये घने जंगल अनेक प्रकार की वायु के प्रचंड झंझावत और तूफानों को झेल चुके हैं तथा कष्ट में ही डूबे रहते हैं। ये स्वयं ही मुक्त नहीं होना चाहते तथा स्वयं को सदैव ही निद्रामग्न रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर नींद में डूबे हुए से अनमने जंगल, ऊँघते अनमने जंगल, तो अर्थात इसमें मानवीकरण का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। अनुप्रास अलंकार तो देखते बनता है। आगे की पंक्तियां हैं, अजगरों से भरे जंगल, अगम गति से परे जंगल, सात साहत पहाड़ वाले, बड़े छोटे झाड़ वाले, शेर वाले, बाघ वाले, गरज और दहाड़ वाले, कंप से कनकने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। इन वनों में खूब भीतर चार मुर्गे चार तीतर, इसका प्रश्न बन चुका है। चार मुर्गे चार तीतर पाल कर निश्चिंत बैठे, विजन वन के बीच बैठे, झोपड़ी पर फूस डाले, गोंड तगड़े और काले। गोंड एक जाति है, तो गोंड तगड़े और काले, जबकि होली पास आती, सरसराती घास गाती और महुए से टपकती मत करती बास आती। गूंज उठते ढोल इनके गीत इनके बोल इनके, सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। तो क्या कहते हैं, अजगरों से भरे जंगल। कवि सतपुड़ा के जंगलों के वन्य जीवों का चित्रण करते हुए कहता है कि सतपुड़ा का जो घना जंगल है वो विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं से भरा हुआ है, जैसे कि अजगर का नाम आ गया, शेर का नाम आ गया, बाघ का नाम आ गया। ऐसे में किसी मनुष्य का यहाँ पर प्रवेश करना कठिन है, और सतपुड़ा का यह जंगल 7 पहाड़ों तक फैला हुआ है। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कितने पहाड़ों का जिक्र है, 7 पहाड़ों का जिक्र करते हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी, और कहते हैं आगे कि इसका विस्तार मालवा पठार से विंध्य मैकाल, छोटा नागपुर, महादेव पर्वत और सतपुड़ा और नीलगिरी पर्वत तक है। शेर तथा बाघ की गर्जना व दहाड़ इन जंगलों को कंपित कर जाती है, जिसके फलस्वरूप ये जंगल अर्धचेतन अवस्था में ऊँघता हुआ सा दिखाई देता है। फिर कवि कहते हैं कि सतपुड़ा के घने जंगलों में उगी झाड़ियों में 4 मुर्गे हैं और 4 तीतर हैं। ठीक है, 4 मुर्गे 4 तीतर हैं। कहते हैं कि इन 4 मुर्गे और 4 तीतर में निश्चिंत बैठकर इस निर्जन वन, विजन वन मतलब जहाँ पर निर्जन वन हो, जहाँ पर कोई भी जन ना हो, तो विजन वन, निर्जन वन की हरियाली का आनंद ले रहे हैं। कौन? 4 मुर्गे और 4 तीतर।
इन गुफाओं में रहने वाली गोंड आदिवासी जाति भी अपना जीवन यापन इस जंगल में रहकर कर रही है। इनकी झोपड़ियां फूस से निर्मित है। ये शारीरिक रूप से बहुत हष्ट-पुष्ट हैं। कौन? गोंड जाति के जो आदिवासी लोग रहते हैं, परंतु रंग से बहुत काले हैं और लेकिन तगड़े हैं, एकदम स्वस्थ हैं। होली के आगमन पर हवा के प्रबल झोंकों से हरी दूब हिल हिलकर गाने लगती है। महुए के वृक्षों से निकलने वाली सुगंध समस्त वातावरण को मदमस्त कर देती है। अभी हम लोगों ने रिसेंट में असाध्य वीणा पढ़ी थी, तो उसमें भी महुए का जिक्र आया था। तो इसमें भी महुए वृक्ष का जिक्र आया है कि महुए के वृक्ष से निकलने वाली सुगंध समस्त वातावरण को मदमस्त कर देती है। गोंड जाति के सभी लोग होली के त्योहार को ढोल बजाकर और गीत गाकर मनाते हैं तथा वातावरण को अधिक संगीतमय बना देते हैं। क्या कहते हैं? ये सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। तो सतपुड़ा के जंगल इस वातावरण में भी अनमने से तथा ऊँघते से दिखाई दे रहे हैं। आगे है, जागते अंगड़ाइयों में खो खड्डों खाइयों में, घास पागल कास पागल शाल और पलाश पागल, लता पागल वात पागल, डाल पागल पात पागल, मत मुर्गे और तीतर इन वनों के खूब भीतर, क्षितिज तक फैला हुआ सा मृत्यु तक मैला हुआ सा, क्षुब्ध काली लहर वाला मथित उत्थित जहर वाला, मेरु वाला शेष वाला, शंभु और सुरेश वाला, एक सागर जानते हो उसे कैसा मानते हो, ठीक वैसे घने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। तो यहाँ पर देखा जाए तो जागते अंगड़ाई में खो खड्डों खाइयों में, घास पागल कास पागल शाल और पलाश पागल। तो यहाँ पर कवि जो है वो बसंत ऋतु के आगमन का तथा समुद्र मंथन के संदर्भ में जंगल का तुलनात्मक चित्रण कर रहे हैं। यहाँ कवि कहते हैं कि बसंत ऋतु के आगमन पर सतपुड़ा के जंगल नींद के उन्माद को छोड़कर जागते हुए अंगड़ाइयां ले रहे हैं। जो नीरसता और स्तब्धता पर्वतों की खोह और गहराइयों में छाई हुई थी वह अब समाप्त हो गई है। इस बसंत ऋतु के वातावरण में घास शाल पलाश झाड़ कास सभी मदमस्त हो गए हैं, मतलब पागल हो गए हैं, झूम रहे हैं। मुर्गे तीतर सभी आनंदित हैं। वृक्षों की झाड़ियां भी पवन के झोंके ले रही हैं। कवि आगे सतपुड़ा के जंगलों की तुलना समुद्र मंथन से करते हुए कहते हैं कि यह विशाल समुद्र के समान है। कौन सा जंगल? सतपुड़ा का जंगल। तो समुद्र से तुलना करते हैं जो क्षितिज तक विस्तारित है, मतलब क्षितिज जहाँ पर जमीन और आकाश दोनों मिलते हुए दिखाई देते हैं, तो इस जगह को, उस बिंदु को हम लोग क्षितिज कहते हैं। जो क्षितिज तथा जो क्षितिज तक विस्तारित है, उस समुद्र की काली काली विशालकाय लहरों के सामने मृत्यु भी तुच्छ सी प्रतीत हो रही है। समुद्र मंथन के दौरान मेरु पर्वत, जिससे विष्णु व शंकर तथा इंद्र का है, जो मेरु पर्वत है जिससे मंथन के बाद जहर निकला था। तो कौन से पर्वत से जहर निकला था? मेरु पर्वत से। जो सागर शेषनाग की शैया पर बैठे विष्णु व शंकर तथा इंद्र का है, मतलब जो सागर है वो शेषनाग की शैया पर बैठे कौन कौन लोग हैं? विष्णु हैं, शंकर जी हैं और इंद्र। उस विराट समुद्र की भांति सतपुड़ा के जंगल भी विशालकाय हैं और सतपुड़ा के जंगल अत्यंत घने हैं और वे ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे नींद में अनमने से ऊँघ रहे हों, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। तो यहाँ पे देखिए शंभु और सुरेश वाला, तो यहाँ पर देख लीजिएगा शंभु शंकर भगवान, इंद्र भगवान और विष्णु भगवान का जिक्र देखने को मिलता है। ठीक है, आगे है, धसो इनमें डर नहीं है, मौत का यह घर नहीं है, उतर कर बहते अनेकों, कल कथा कहते अनेकों, नदी निर्झर और नाले इन वनों ने गोद पाले, लाख पंछी 100 हिरन दल, चांद के कितने किरण दल, झूमते बन फूल फलियां, खिल रही अज्ञात कलियां, हरित दूरवा रक्त किसलय, पूत पावन पूर्ण रसमय, सतपुड़ा के घने जंगल लताओं के बने जंगल। तो यहाँ कवि ने प्राचीन समय से चले आ रहे प्रकृति और जो मनुष्य है उसके रागात्मक संबंधों को स्वीकार कर उसकी शाश्वतता का चित्रण किया है। धसो इनमें डर नहीं है, मौत का यह घर नहीं, उतर कर बहते अनेकों, कल कथा कहते अनेकों, नदी निर्झर और नाले इन वनों में गोद पाले। क्या कहते हैं कि मनुष्य को प्रकृति से न डरने की सलाह देता हुआ जो कवि है वो कहता है कि प्रकृति से रागात्मक व मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करो, इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। इस जंगल की भयंकरता मृत्यु का घर नहीं है, यह भी प्रकृति का ही एक विकृत रूप है। इस
इस जंगल में क्या बताते हैं कि यह भी प्रकृति का ही विकृत रूप है और इस जंगल में कल-कल बहते निर्झर झरने और नाले विद्यमान हैं। इस जंगल में लाखों पशु पक्षी हिरन आदि निवास करते हैं। इसमें विभिन्न पुष्पों की कलियां पुष्पित एवं पल्लवित होती रहती हैं, जिन पर रात्रि के समय चांदनी किरणें झूमती रहती हैं। इन जंगलों में हरी हरी घास और लाल रंग से युक्त कोमल लताएं अपनी कोमलता से सभी को आकर्षित कर देती हैं। संपूर्ण सतपुड़ा का जंगल अत्यंत पवित्र, पूर्ण तथा अत्यंत रसमय प्रतीत हो रहा है। ऐसे सतपुड़ा के घने जंगल नींद से ऊँघते तथा अनमने से प्रतीत होते हैं। नींद में डूबे हुए से अनमने जंगल, पूत पावन पूर्ण रसमय सतपुड़ा के घने जंगल, लताओं के बने जंगल। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का बहुत अच्छा प्रयोग किया है मिश्र जी ने, और भावनात्मक रूप से बिंब भाषा एकदम हमारे सामने चित्र उकरते चले जाते हैं। अभिधा शब्द शक्ति तथा प्रसाद गुण है और खड़ी बोली का ही प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कविता भी आज आपकी समाप्त होती है। तो 2 कविता थी, गीत फरोश और सतपुड़ा के जंगल। तो दोनों कविता आज समाप्त हो गई मिश्र जी की। अब कल से हम लोग मुक्तिबोध जी की कविता पढ़ेंगे, भूल गलती। ठीक है, आशा करती हूँ कि वीडियो समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक किया कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नई कविता के साथ में, तब तक सभी अभ्यर्थियों का हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।